जय हिंद दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, जो अभी रिसेंटली जो यूपीएससी का मेंस को पेपर हुआ है उसका भी हम जीएस 2 डिस्कस कर रहे हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 13 डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी जीएस 1 हमने कंप्लीट कर लिया। अभी जो हमारा सीरीज चल रहा है वो चल रहा है डेली यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस का, जिसमें अभी हम मतलब मेंस के ही पेपर को हम क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। जिसमें मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं उस पर हम डिस्कस करते हैं। आपको लगता है कि नहीं और भी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हो सकता है तो आपको पॉइंट्स कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो डेली मेंस यूपीएससी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है वो होता रहेगा। तो आज की वीडियो में हम बेसिक कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। देखिए क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है पहले वो समझ लीजिए। क्वेश्चन जो पूछा गया है वो पूछा गया है दो बेसिस, मतलब तीन बेसिस पे आप इसको काउंट करके रख सकते हैं। पहला है करंट अफेयर, दूसरा है स्टेट और सेंटर रिलेशन, तीसरा है फेडरलिज्म। ये तीनों कॉन्सेप्ट के मतलब दो तो कॉन्सेप्ट हो गया आपके पास, सेंट्रल और स्टेट रिलेशन और दूसरा फेडरलिज्म। और करंट अफेयर से कैसे, क्योंकि ये पूछा गया है रिसेंटली बेसिस पे। क्वेश्चन ये पूछा गया आपसे कि रिसेंटली यानी कि हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेंट्रल और स्टेट के रिलेशंस के रिगार्डिंग में कुछ चेंजेस किए हैं, बदलाव किए हैं, वो आपको बताना है। और दूसरा आपको ये सजेस्ट करना है कि कैसे हम फेडरलिज्म और सेंटर और स्टेट के बीच में जो रिलेशन है, ट्रस्ट रिलेशन है, हम उसको यानी कि इम्प्रूव कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग में आपको सजेशन सजेस्ट करना है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसको आपको लिखना था 250 वर्ड में, मतलब 250 वर्ड्स में। तो अगर आप रिसेंटली अगर आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करा है तो आपको स्टार्ट कैसे करना है ये मैं आपको पहले बता देता हूँ। अगर आपने अभी न्यू जनवरी स्टार्ट करी है एग्जाम प्रिपरेशंस के रिगार्डिंग में, तो आपको पता होगा कि 3 स्टेजेस में यूपीएससी अपने एग्जाम कंडक्ट कराता है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू। प्रीलिम्स 400 मार्क्स का होता है जिसमें जीएस और सी सेट होता है। जब आप प्रीलिम्स क्लियर करते हैं तब आप मेंस में बैठते हैं। मेंस में अलग अलग पेपर होते हैं, जैसे GS1, GS2, GS3, GS4 ऐसे का पेपर होता है। एथिक्स का पेपर, एथिक्स तो GS4 में ही आ जाता है आपका। फिर जैसे लैंग्वेज के 2 पेपर होते हैं, उसके बाद आपका ऑप्शनल का 2 पेपर होता है। जब आप मेंस क्वालिफाई करते हैं तब आप थर्ड स्टेज पे जाते हैं जो होता है इंटरव्यू। 275 मार्क्स का इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू क्वालिफाई करने के बाद आपका मेडिकल टेस्ट होता है। मेडिकल टेस्ट होने के बाद आपका जो ट्रेनिंग लेटर आता है, आप लवासना जा करके ट्रेनिंग करते हैं। वहां से 21 महीने की ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपकी पोस्टिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। इस तरीके से चलता है सिलेक्शंस का जो प्रोसेस होता है। आपको प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करनी है, सबसे पहले आपको सिलेबस एनालाइज करना है। सिलेबस आपकी स्टडी टेबल पे या जहां भी आप स्टडी करते हो फिजिकल फॉर्म में होना चाहिए। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालाइज करना है। स्टार्टिंग आपको डायरेक्ट स्टैंडर्ड बुक से नहीं करना है, पहले आपको एनसीईआरटी से स्टार्ट करना है। अगर आप 1 साल का टाइम ड्यूरेशन लेके चल रहे हैं तो आपकी जो एनसीईआरटी है वो मेनली 2 से 3 मंथ के अंदर अंदर कंप्लीट हो जानी चाहिए मिनिमम। इससे मतलब मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं जाना आपको एनसीईआरटी लेकर के। एनसीईआरटी कंप्लीट होने के बाद आप यहाँ से क्या कर सकते हो, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आप एनसीईआरटी बेसिस पे स्टार्ट कर सकते हो। और जैसे ही एनसीईआरटी आपकी कंप्लीट हो जाती है तब आपको मूव करना है जो आपका स्टैंडर्ड बुक होता है। इससे पहले आपको मूव नहीं करना है। तो एनसीईआरटी क्या काम करता है, जब आप एनसीईआरटी कंप्लीट करते हो तो ये आपका बेस तैयार कर देता है कि कैसे आपको काम करना है या कैसे स्टैंडर्ड बुक आपको समझ में आने लगेगी। मतलब कैसे, अगर आप विदाउट एनसीईआरटी अगर आप स्टैंडर्ड बुक फॉलो करोगे तो आपको नहीं आएगी समझ में। तो एनसीईआरटी आपका बेस तैयार कर देती है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहीं पे आपको समझा देता हूँ। जैसे ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ना, तो इसका जो एक कॉन्सेप्ट है, अगर हम फेडरलिज्म की बात करते हैं, इसके बारे में अगर हम बात करते हैं फेडरलिज्म, तो जो फेडरलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लास 10th की जो पॉलिटिकल साइंस की बुक है उसमें चैप्टर फर्स्ट ही नजर आ जाएगा, जो पावर शेयरिंग है। तो पावर शेयरिंग में आपको क्या है समझाने की कोशिश की गई है फेडरलिज्म के बारे में। ये चीज भी हम डिस्कस करेंगे आगे जा करके, जैसे यहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो फेडरलिज्म आपको एनसीईआरटी में देखने को मिल रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि एनसीईआरटी क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लंबे टाइम से प्रिपेयर कर रहे हैं तब आपको ये भी पता होगा कि आंसर राइटिंग की क्या इंपॉर्टेंस होती है। जब आप आंसर राइटिंग करते हैं ना तो इससे क्या होता है, आपकी एक तो राइटिंग स्किल इंप्रूव होती है,
दूसरा आपका वर्ड पावर इंक्रीज होता है, और तीसरा जो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है वो आप क्या कर पाते हो कि जो आपके पास लिमिटेड टाइम रहता है, लिमिटेड टाइम में आप क्या कर सकते हो, एक इफेक्टिव आंसर लिखना सीख जाते हो। जैसे अगर आप मान लीजिए जो GS 1 की बात करते हैं, इस बार जो 2024 में एग्जाम हुआ है, या हम GS 2 की बात करते हैं जो अभी एग्जाम हुआ है, इसमें कितने क्वेश्चन पूछे गए, 20 क्वेश्चन पूछे गए, दोनों में 20-20 क्वेश्चन पूछे गए, जिसमें से 1 से लेके जो 10 तक क्वेश्चन पूछा गया वो पूछा गया है 10 मार्क्स का, जिसको आपको कितने वर्ड्स में लिखना, 150 वर्ड्स में लिखना होता है। उसके बाद 11 से लेकर के जो 20 तक का जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था 15 मार्क्स का, इसको लिखना था 250 वर्ड में। अब क्वेश्चन वर्ड्स की लिमिटेशंस देखिए, और आपके पास टाइमिंग लिमिटेशंस कितना मिल रहा है, 180 मिनट्स। आपको इतने कम टाइम में आपको क्या करना है, एक तो क्वेश्चन ज्यादा है, लेंदी क्वेश्चंस, मतलब आंसर थोड़े लॉन्ग टाइप में लिखने होते हैं, आपको 180 मिनट्स के अंदर अंदर सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। और चैलेंज यही निकल के आता है कि कैसे आप इफेक्टिव आंसर लिख सकते हो कि आपका सिलेक्शन का चांसेस बढ़ जाए, इसलिए जरूरी होता है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। अगर आप इसका टाइम इवोल्यूशन मतलब टाइम अगर आप निकालोगे कि आपके पास मैक्सिमम टाइम कितना रहता है एक आंसर लिखने के लिए, तो मैक्सिमम टाइम आपके पास सिर्फ और सिर्फ 7 मिनट मिलते हैं एक आंसर कंप्लीट करने के लिए। तो ये आप तभी इंप्रूव कर पाओगे जब आप डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करोगे। आपको एक दिन में मिनिमम 2 आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना है, और मिनिमम अगर आपको अगर टाइम है आपके पास मिलता है तो आप सीसेट को भी मतलब प्रीलिम्स को भी लेके चल सकते हो, जिसमें आपको 20 से 30 क्वेश्चंस आपको डेली प्रैक्टिस करना है प्रीलिम्स के लिए। जिसमें अगर आप 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो तो जिसमें से आपका 10 क्वेश्चन होना चाहिए GS का, और 10 क्वेश्चन होना चाहिए आपका सीसेट का। अगर आप 30 क्वेश्चन डिस्कस करते हो तो मिनिमम आपके पास 20 तो होने चाहिए GS के, और मिनिमम 10 तो होने ही चाहिए आपके पास सीसेट के, क्योंकि आज के टाइम पे यूपीएससी ने सीसेट को भी स्टैंडर्ड जो है वो थोड़ा बढ़ा दिया है। ये था बेसिक जो आपकी प्रिपरेशंस की जर्नी होती। अब हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन क्या पूछा गया ये मैंने आपको बता दिया कि रिसेंटली अभी यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा क्या चेंजेस किए गए हैं, जिसकी वजह से कि जो सेंट्रल स्टेट रिलेशन है उसको इम्प्रूव किया जा सकता है, उस पर बदलाव आपको देखने को मिलेगा। आपको सजेस्ट करना है सेंट्रल और स्टेट के बीच में जो रिलेशन है उसको हम कैसे बिल्ड कर सकते हैं और ज़्यादा अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, और फेडरलिज्म को कैसे हम स्ट्रेंथिंग कर सकते हैं, यानी कि मजबूत कर सकते हैं। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि रिसेंटली अभी स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट और सेंट्रल के रिलेशंस में जो पावर बैलेंसिंग है और फोरकास्टिंग जो कॉर्पोरेशन है उसको मेंटेन करने के लिए सरकार ने कुछ चेंजेस किए हैं। तो अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो हिंदी मीडियम में भी आपको मिल जाएगा, इंग्लिश मीडियम के हैं तो इंग्लिश मीडियम में भी मिल जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं इनहेंस्ड फिजिकल मैनेजमेंट। देखिए, फिजिकल का मतलब होता है जो फाइनेंशियल जो मैनेजमेंट होते हैं, पैसे के जो लेन देन के रिगार्डिंग में जो होता है। इनहेंस का मतलब होता है सुधार करना, और मैनेजमेंट का मतलब होता है प्रबंधन करना। यहाँ से आप अपना क्या कर सकते हैं, वर्ड मीनिंग से भी आप इंक्रीज कर सकते हैं आंसर लिखने के लिए। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं जो 15th फाइनेंस कमीशन था उसके द्वारा एक अपडेट गाइडलाइंस जारी की गई थी, किसके लिए, जो भी रेवेन्यू शेयरिंग है। देखिए, अगर हम सेंट्रल और स्टेट के रिगार्डिंग में बात करते हैं तो जो रेवेन्यू के रिगार्डिंग में जो प्रॉब्लम निकल के आ रहा था ना, वो सबसे ज्यादा आपको कब देखने को मिलेगा, कोविड-19 के टाइम पे देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि स्टेट के पास उस टाइम पे जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, यानी कि अगर हम पैसे की बात करते हैं, रेवेन्यू की बात करते हैं, वो काफी ज्यादा कम पड़ गई थी किसके लिए, अपने स्टेट को मैनेज करने के लिए। तो जो 15th फाइनेंस कमीशन आया था उसने यही गाइडलाइंस जारी करी थी, मतलब एक तरीके से एडवाइस जारी करी थी कि किस तरीके से हम स्टेट के साथ अपने रेवेन्यू को शेयर कर सकते हैं, जिसके वजह से क्या होगा कि स्टेट को जिसका मेन उद्देश्य क्या था कि हम स्टेट को क्या कर सकते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करा सकते हैं। किसके बेसिस के लिए, फाइनेंस, और मोर और काफी ज्यादा उसको हम क्या कर सकते हैं, यानी कि इक्विटेबली कर सकते हैं, यानी कि उसको संतुलित कर सकते हैं। हालांकि जो टेंशन था वो धीरे धीरे बढ़ता गया ओवर द जीएसटी कंपनसेशन के बेसिस पे। अगर हम बात करते हैं तो जीएसटी की बात करते हैं तो ये आपको सेंट्रल जीएसटी भी नजर आएगा, स्टेट जीएसटी भी आज के टाइम पे आपको नजर आएगा। तो यानी कि स्टेट भी सेंट्रल भी जीएसटी लेती है और स्टेट भी क्या करती है, जीएसटी लेती है। जैसे कि अगर हम जीएसटी मुआवजे की बात करते हैं तो स्टेट
जो है वो आज के टाइम पे क्या है, तो उसकी पेमेंट को लेकर के, टाइमली पेमेंट को लेकर के क्या है, कहीं ना कहीं जो रेवेन्यू है उसको क्या है, लॉस किया है। जो जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं, जब जीएसटी इम्प्लीमेंट हुआ था तब। तो यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आपको ये बताना है कि जो जीएसटी है वो कॉन्स्टिट्यूशन के किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत में क्या है, इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। आपको मैं ऑप्शन दे देता हूँ। ऑप्शन था, ऑप्शन ए हो जाएगा आपके पास 101, ऑप्शन बी हो जाएगा 102, ऑप्शन सी हो जाएगा 103 और ऑप्शन डी हो जाएगा 104 कॉन्स्टिट्यूशन। आपको बताना है इसमें से कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था जीएसटी इंप्लीमेंट करने के लिए। ये आपके लिए क्वेश्चन है, आपको इस बताना के लिए। उसके बाद देखिए दूसरा जो पॉइंट आता है हमारे पास वो आता है पॉलिसी सेंट्रलाइजेशन। पॉलिसी सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि ऐसी पॉलिसीज बनाना जिसमें आपको क्या है, सेंट्रलाइज देखने को मिलेगा। यानी कि देखिए कहीं ना कहीं रिसेंटली जो पॉलिसीज है वो हमें क्या शो करती है कि जो सेंट्रल का जो कंट्रोल है वो क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। जैसे अगर आप देखिएगा, अगर हम अपनी कंट्री की बात करते हैं, जो फेडरलिज्म है वो आपको दो पॉइंट ऑफ व्यू से नजर आएगा। एक आएगा हॉरिजॉन्टली पॉइंट ऑफ व्यू से, दूसरा आएगा वर्टिकली पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर हम बात करते हैं किसके रिगार्डिंग में, हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टली क्या होता है, ऊपर से नीचे की ओर। तो जैसे आपको पहले क्या देखने को मिलेगा, सेंट्रल देखने को मिलेगा, फिर स्टेट, फिर सेंट्रल लोकल लेवल पे। यानी कि 1992 में पंचायती राज सिस्टम, 1993 में म्युनिसिपल पायलटी सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। तो लोकल लेवल पे भी हमने क्या किया था, डेमोक्रेसी लाने की कोशिश की गई है। तो इसके वजह से क्या है, आपको लोकल लेवल पे भी डेमोक्रेसी देखने को मिलेगा। तो रिसेंटली जो पॉलिसी बनाई गई है वो क्या शो करता है कि जो सेंट्रल का पावर है, कंट्रोल है, वो कहीं ना कहीं क्या है, बढ़ा है। तो जिसके वजह से क्या है, जो रेगुलेशंस अराउंड, अगर हम स्टेट की बात करते हैं, जो बॉर्डिंग थी वो क्या हो गई है, उनको लिमिटेड कर दिया गया है रेगुलेशंस के द्वारा। रेगुलेशंस का मतलब होता है कहीं ना कहीं क्या करना, कंट्रोल करना। तो जैसे हम केरला की बात करते हैं, यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल से भी देखेंगे। जैसे लाइक अगर हम केरला की बात करते हैं तो उनके द्वारा राइज किया गया था जो भी कॉर्नर्स है, तो उनके द्वारा फिर क्या है, सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई थी, इस बात को हाईलाइट करते हुए कि उनकी जो बॉर्डिंग है वो क्या कर दी गई थी, लिमिटेशंस कर दी गई थी विदाउट सेंट्रल कंसेस्ट के बगैर में। तो जिसके वजह से क्या है, इम्पैक्ट पड़ता है किसकी, स्टेट की ऑटोनॉमी पे। तो आपको एक देखने को मिलेगा ये कि जो पॉलिसी है कहीं ना कहीं वो क्या की जा रही है, सेंट्रलाइज की जा रही थी। फिर देखिए डिजास्टर एंड हेल्थ मैनेजमेंट के रिगार्डिंग में अगर हम बात करते हैं, जो न्यू प्रोटोकॉल्स थे अंडर किसकी, जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, उसके द्वारा क्या है, सपोर्ट प्रोवाइड कराया गया किसको, जो कोलिब्रेट है, जो इफेक्ट जिसने क्या किया था, एफर्ट्स किया था बिटवीन जो भी सेंट्रल और स्टेट्स हैंडलिंग है रिगार्डिंग किसके, जो भी डिजास्टर्स हैं। जैसे हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, जो आयुष्मान भारत है या हम नेशनल हेल्थ मिशन प्रोग्राम की बात करते हैं, ये दोनों के द्वारा क्या है, सेंट्रल और स्टेट दोनों के द्वारा ये रिप्रेजेंट किया गया था, जिसमें कोलैबोरेशंस दोनों का देखने को मिलेगा, जिसमें हेल्थ केयर एक्सेस अक्रॉस पूरी कंट्री के अंदर क्या किया जा रहा था, इम्प्रूव किया जा रहा था। मतलब जैसे अगर हम आयुष्मान भारत की बात करते हैं या राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम को बात करते हैं, तो पूरे देश में जो हेल्थ केयर सर्विसेज है इसमें सुधार करने के लिए सेंट्रल और स्टेट दोनों ने एक दूसरे के साथ क्या किया था, कोलैबोरेट किया था। लीगल चैलेंजेस देखते हैं, जैसे कि कुछ चैलेंजेस आपको देखने को मिलेगा। लीगल चैलेंजेस ऑन जो लेजिस्लेटिव पावर है, तो सेंट्रल कंट्रोल करता है कहीं ना कहीं ओवर जो भी एरियाज होते हैं। यानी कि ट्रेडिशनली अगर हम बात करते हैं, यानी कि स्टेट की ट्रेडिशनली जो राइट्स होते हैं, अधिकार, जो राइट्स एरिया है, पर क्या है, सेंट्रल ने क्या कर रखा है, कंट्रोल को लेकर के कानून, इसके वजह कानून बनाने को लेकर के आज भी क्या है, आपको बहस देखने को मिलेगी, जो कंटिन्यूसली डिबेट चलता आ रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करते हैं, जैसे कर्नाटका की बात करते हैं, कर्नाटका, तो कर्नाटक के द्वारा ये इशू उठाया गया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर में, यानी कि जो हमारा उच्चतम न्यायालय है उसमें ये याचिका दायर की थी कि याचिका दायर किया था कि जो सहायता है सेंट्रल की तरफ से और राज्य के जो अधिकार है उसमें क्या है, कहीं ना कहीं उल्लंघन होता है। तो इसका दाव करते हुए क्या है, कर्नाटका ने सुप्रीम कोर्ट में एक अपील पेश करी थी। तो ये आपको क्या देखने को मिलेगा, एक लेजिस्लेटिव पावर, आपको लीगल चैलेंजेस देखने को मिल जाएगा। अब देखिए हम बात करते हैं सजेशंस के बारे में, किस तरीके से हम फेडरलिज्म को और भी ज्यादा क्या कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हैं।
सबसे पहले आता है कंसिस्ट फिजिकल सपोर्ट। जैसे हमने पहला ही पॉइंट डिस्कस करा था कि कहीं ना कहीं क्या है, इनहेंस फिजिकल मैनेजमेंट की वजह से भी आपको क्या देखने को मिलेगा, सपोर्ट मतलब एक सजेस्ट प्रोवाइड कराया गया था 15th फाइनेंस कमीशन कार्य में। तो अगर हम जो फिजिकल सपोर्ट है वो प्रोवाइड कराते, यानी कि अगर हम टाइमली जीएसटी पेमेंट अगर करते हैं स्टेट के पास, मतलब शेयरिंग करते हैं स्टेट के साथ, तो हमें क्या देखने को मिलेगा, जो फाइनेंशियल प्रेशर है वो हम इसको क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो समय पर अगर हम जीएसटी दे देते हैं, जीएसटी का जो भी रेवेन्यू होता है अगर हम उसको शेयर करते हैं स्टेट्स के साथ, तो कहीं ना कहीं हम फेडरलिज्म को और भी ज्यादा ट्रस्ट और स्ट्रांग बना सकते हैं। फिर निकल के आता है इंक्रीज ऑटोनॉमी, यानी कि जो भी सेंट्रल का जो इंटरफेरेंस है इसको अगर हम रिड्यूस कर देते हैं, कम कर देते हैं स्टेट से, स्टेट के अंदर में, तो कहीं ना कहीं क्या देखने को मिलेगा, जो स्टेट लिस्टेड सब्जेक्ट है वो क्या हो जाएगा, और भी ज्यादा जो फेडरल प्रिंसिपल है उसको कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग करेगा। अब देखिए अगर हम यहाँ पे लिस्टेड की बात करें, जो 3 लिस्टेड में डिवाइडेड है, पहला आता है आपका यूनियन लिस्ट, दूसरा आता है स्टेट लिस्ट, और तीसरा आता है आपका कॉन्करेंट लिस्ट। अब देखिए यूनियन लिस्ट में क्या आता है, जैसे कि हमारा डिफेंस हो गया, या हम इंटरनेशनल रिलेशन की बात करते हैं, हेल्थ में आपका एग्रीकल्चर, पुलिस, हेल्थ। कॉन्करेंट लिस्ट में वो आते हैं जिसमें से दोनों ही कानून बना सकते हैं, स्टेट और सेंट्रल, लेकिन पहली प्रायोरिटी किसको दी जाती है, सेंट्रल को दी जाती है। तो अगर हम बात करते हैं कि जो सेंट्रल इंटरफेरेंस को अगर हम रिड्यूस कर देते हैं और जो स्टेट लिस्टेड सब्जेक्ट्स है, तो कहीं ना कहीं हम फेडरलिज्म को क्या कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। उसके बाद आता है बेटर रिप्रेजेंटेशन। तो आज के टाइम पे हम क्या कर सकते हैं, जैसे अगर हम जीएसटी की बात करते हैं, जीएसटी काउंसिल और नीति आयोग की बात करते हैं, तो जहां पे स्टेट्स का जो आवाज है कुड नॉट फोस्टर कोलैबोरेट पॉलिसी मेकिंग, मतलब अगर हम जीएसटी काउंसिल की बात करते हैं या नीति आयोग की बात करते हैं, ऐसे मंच है जहां पे हम क्या कर सकते हैं, उसको मजबूत करना, जहां राज्य की भी आवाज क्या है, सुनी जा सकती है। तो ऐसी नीति में हम क्या कर सकते हैं, थोड़े से चेंजेस करके, ताकि स्टेट की बात सुनी जा सके, तो उसे हम स्टेट को क्या कर सकते हैं, जब स्टेट की जो वॉइस अगर वहां पे उठाई जाए, फोकस किया जाए, तो कहीं ना कहीं हम उसको क्या कर सकते हैं, अपनी जो फेडरलिज्म है उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जीएसटी काउंसिल की बात करते हैं, नीति आयोग की बात करते हैं, तो इसका ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग कंट्रोल देखने को मिलेगा वो किसका देखने को मिलेगा, सेंट्रल का देखने को मिलेगा। तो ये था अकॉर्डिंग टू जो क्वेश्चन थे उसके आंसर क्या हो सकते हैं। अब हम थोड़ा सा बैकग्राउंड बात करते हैं किस बारे में, फेडरलिज्म के बारे में। रेफरेंस रहेगा हमारा एम लक्ष्मीकांत का, क्योंकि एम लक्ष्मीकांत की ही बुक में आपको क्या है, फेडरलिज्म कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं डिफिनेशन और नेचर क्या है फेडरलिज्म का, आपको बेसिक समझने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपका होमवर्क ये रहेगा, चैप्टर 1 क्लास 10th पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर आपको फर्स्ट पढ़ना है, जिसमें आपको बेल्जियम और श्रीलंका की स्टोरी के बेसिस पे समझाने की कोशिश की गई है पावर शेयरिंग। उसी में आपको देखने को मिल जाएगा फेडरलिज्म, ये आपको रीड करना है, रीड कर लिया तो आपको रिवाइज करना। अगर हम फेडरलिज्म की बात करते हैं तो ये एक ऐसे सिस्टम से रेफर किया जाता है जहां पे पावर जो होती है वो कंटिन्यूसली क्या होती है, डिवाइडेड होती है सेंट्रल और स्टेट के बीच में, तो उसे हम कहते हैं फेडरलिज्म, जिसमें स्टेट की अपनी ऑटोनॉमी होती है और सेंट्रल की अपनी ऑटोनॉमी रहती है। अकॉर्डिंग टू लक्ष्मीकांत की बात करते हैं, मतलब जो लक्ष्मीकांत के बुक के अकॉर्डिंग में जो है, तो हमारी कंट्री में जो फेडरलिज्म है वो आपको क्या देखने को मिलेगा, एक तरीके से दोनों का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। एक तो फेडरल कॉम्बिनेशन भी देखने को मिलेगा और यूनिटरी फीचर्स भी देखने को मिलेगा। देखिए एक कॉमन सी बात याद रखिए, फेडरलिज्म में पावर डिवाइडेड होता है और यूनिटरी सिस्टम में सारी पावर किसके हाथ में होती है, सेंट्रल के हाथ में होती है। यूनिटरी सिस्टम किस कंट्री में आपको देखने को मिलेगा, जैसे चाइना के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा यूनिटरी सिस्टम। फेडरल सिस्टम आपको यूएसए के अंदर देखने को मिल जाएगा, रसिया के अंदर भी फेडरलिज्म सिस्टम देखने को मिल जाएगा, हमारी कंट्री में भी देखने को मिल जाएगा। लेकिन हमारी कंट्री के अंदर में इमरजेंसी के टाइम पे, यानी कि जब हमारी कंट्री में इमरजेंसी डिक्लेयर की जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा, तब हमारी कंट्री के अंदर जो पावर देखने को मिलेगा वो क्या देखने को मिलेगा, यूनिटरी फीचर्स देखने को मिलेगा। जिस बेसिस पे हमारी कंट्री को क्या कहा जाता है कि हमारी कंट्री के अंदर जो फेडरलिज्म है वो आपको क्वाइजी फेडरल देखने को मिलेगा, मतलब फेडरलिज्म के भी प्रिंसिपल्स देखने को मिल जाएंगे और यूनिटरी फीचर्स भी आपको देखने को मिल जाएगा।
तो हमारी कंट्री के अंदर में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसने क्या कर रखा है, पावर्स को डिवाइड कर रखा है। यूनिटरी एलिमेंट्स जब इमरजेंसी होती है तो स्ट्रॉन्ग, यानी कि जो सेंट्रल होता है वो क्या हो जाता है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है, और स्टेट की जो सारी ऑटोनॉमी होती है या जो स्टेट के जो भी कानून बना सकता है वो सारी पावर्स किसमें आ जाती है, सेंट्रल के हाथ में आ जाती है। उस टाइम पे स्टेट के पास पावर नहीं रहता है। और जबकि नॉर्मल कंडीशंस में आपको क्या देखने को मिलेगा, स्टेट की अपना पावर देखने को मिलेगा और सेंट्रल का अपना देखने को मिल जाएगा। इसी बेसिस पे कहा जाता है कि हमारी कंट्री क्या है, एक क्वासी फेडरल है। देखिए की फीचर्स की बात करते हैं हमारी कंट्री में, तो आपको क्या है, हॉरिजॉन्टली पावर डिवीजन देखने को मिलेगा। जैसे स्टेट का अपना अलग देखने को मिलेगा, यूनियन। तो हमने जैसे डिवीजन ऑफ पावर जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में है वो 3 लिस्ट के द्वारा क्या कर रखा है, डिवाइड कर रखा है। ये बात रखी गई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 7 शेड्यूल में। जैसे हम सबसे पहले बात करते हैं किसके बारे में, यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट वो लिस्ट होते हैं जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, कानून बना सकती है। जैसे डिफेंस के रिगार्डिंग में, फॉरेन अफेयर्स के रिगार्डिंग में, तो ये सब्जेक्ट आते हैं यूनियन लिस्ट में। स्टेट लिस्ट वो लिस्ट होते हैं जो कि स्टेट के अंदर में आते हैं, जो कि स्टेट कानून बना सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, पुलिस हो गया या हेल्थ हो गया। कॉन्करेंट लिस्ट वो होती है जिसमें स्टेट और जो सेंट्रल है वो दोनों कानून बना सकती है। जैसे एजुकेशन हो गया, फॉरेस्ट कंजर्वेशन हो गया। तो लेकिन एक चीज याद रखिएगा, अगर हम कॉन्करेंट लिस्ट में बात करते हैं, जब किसी सब्जेक्ट पे कानून बनता है तो उसमें जो पहली प्रायोरिटी दी जाती है वो सेंट्रल को दिया जाता है। अगर सेंट्रल और स्टेट दोनों कानून बना रही है तो वहां पे पहले स्टेट का कानून इंप्लीमेंट होगा। तो इस तरीके से आपको क्या है, पहले लिस्ट के बेसिस पे आपको पावर डिवीजन देखने को मिलेगा। उसके बाद देखिए हम बात करते हैं सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हमारी कंट्री के अंदर में जो सुपरमेसी मानी जाती है वो ना तो किसी रिलीजन को मानी जाती है, ना ही किसी स्टेट को मानी जाती है, ना किसी कल्चर को माना जाता है। तो सबसे पहले जो सुपरमेसी मानी जाती है वो मानी जाती है कॉन्स्टिट्यूशन की, यानी कि हमारी कंट्री में पहले क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके बाद आपको जो भी चीजें अदर चीजें देखने को मिलेगी। तो हमारी कंट्री के अंदर आज भी सुपरमेसी कॉन्स्टिट्यूशन है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन एक सुप्रीम लॉ आपको देखने को मिलेगा जिसमें जो कि सेंट्रल और स्टेट दोनों गवर्नमेंट ही क्या कहते हैं उसको ऑपरेट करती है, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क है उसके अकॉर्डिंग। यानी कि जैसा कॉन्स्टिट्यूशन में पावर मेंशन कर रखा है, काम मेंशन कर रखा है कि किसकी क्या ड्यूटी होगी, किसकी क्या फंक्शन होगी, किसके पास क्या पावर होगी, तो स्टेट और सेंट्रल दोनों ही जो काम करते हैं, ऑपरेट करते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशंस के अकॉर्डिंग करते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशंस कैन ओनली, उसको क्या है, अमेंड जो किया जा सकता है वो स्पेसिफिक पर्पस से ही क्या किया जा सकता है, अमेंड किया जा सकता है। जिसमें आपको क्या देखने को मिलेगा कि स्टेट और सेंट्रल दोनों को अधिक मजबूती, यानी कि अगर हम, आप इन शॉर्ट ये समझिए कि अगर हम कॉन्स्टिट्यूशंस की बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन से ही स्टेट और जो सेंट्रल है वो आपको अधिक मजबूत को बांधे हुए नजर आएगा। उसके बाद देखिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो काफी ज्यादा क्या, एक तो फ्लेक्सिबल भी है और रेगेड भी है। रेगेड का मतलब होता है कठोर होना। तो जैसे सर्टेन प्रोविजन की बात करते हैं जिसमें रिक्वायर्ड होता है 2/3 मेजोरिटी इन पार्लियामेंट, और रेटिफिकेशन होता है बाय द लीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। तो इस कंडीशंस में आपको क्या देखने को मिलेगा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में कई बार कि जो अमेंडमेंट करना होता है वो काफी ज्यादा क्या हो जाता है, रिगिड हो जाता है, यानी कि कठोर हो जाता है। और अगर आपको फिर क्या देखने को मिलेगा, कहीं ना कहीं रिफ्लेक्टिंग द सेमी फ्लेक्सिबल, कुछ फ्लेक्सिबल भी देखने को मिलेंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में, जिसे हम इजिली क्या कर सकते हैं, सिंपल मेजोरिटी के द्वारा भी चेंज कर सकते हैं। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दोनों ही कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा। अगर हम यूएसए की बात करते हैं तो यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो काफी ज्यादा क्या है, रिगिड कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर हम ब्रिटेन की बात करते हैं तो ब्रिटेन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो काफी ज्यादा क्या है, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। आप याद रखिएगा ये वाली चीजें। तो हमारा संविधान आपको कठोर और लचीला दोनों नजर आएगा। फिर इंडिपेंडेंट जुडिशरी की बात करते हैं तो देखिए हमारी कंट्री के अंदर में जो हॉरिजॉन्टली पावर डिवाइडेड है, जैसे आपको क्या देखने को मिलेगा, लेजिस्लेटिव के बाद आपको एग्जीक्यूटिव, फिर जुडिशरी देखने को मिलेगा। लेजिस्लेटिव का काम होता है कानून बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम होता है कानून पास करना, और जुडिशरी का काम होता है जस्टिस का। तो इन दोनों से, या आप ऐसे कह सकते हैं कि जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट से जुडिशरी को क्या रखा गया, इंडिपेंडेंट रखा गया है कि पार्लियामेंट जुडिशरी के मैटर में इंटरफेयर नहीं कर सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसके लिए, इंटरप्रेटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिजॉल्विंग जो भी डिस्ट्रीब्यूट्स होते हैं सेंट्रल और स्टेट के बीच में। और जुडिशरी को इंडिपेंडेंस रखने के पीछे एक और मोटिव था कि
वो क्या कर सकता है, जो भी डिस्ट्रीब्यूट है वो इजिली रिजॉल्व कर सके बिना किसी पक्षपात के। और दूसरा जो हमारा फेडरल है, फेडरल बैलेंस है, उसको क्या करके रखे, मेंटेन करके रखे। उसके बाद हमारी कंट्री के अंदर में आपको क्या है, सिंगल सिटीजनशिप आपको देखने को मिल जाएगा। यानी कि अगर आप मान लीजिए नॉर्थ इंडिया के किसी भी स्टेट में, मान लीजिए आप दिल्ली में रह रहे हैं, तो दिल्ली में रह रहे हैं या आप केरला में रह रहे हैं, आप भारत के किसी भी स्टेट में रह रहे हैं, तो आपके पास एक ही सिटीजनशिप रहेगी, वो रहेगी इंडियन सिटीजनशिप। आपको बिना वीजा लिए आप इंडिया के किसी भी स्टेट में आप क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। लेकिन अगर हम यूनाइटेड स्टेट की बात करते हैं तो यूनाइटेड स्टेट में आपके पास डबल सिटीजनशिप आपको देखने को मिलेगा, जबकि हमारी कंट्री में क्या है, सिंगल सिटीजनशिप आपको देखने को मिलेगा। रीजन क्या है, ताकि हम अपनी कंट्री को क्या कर सकते हैं, यूनाइट करके रखे, यानी कि अपने देश को एकता में जोड़ करके रखे और अपनी कंट्री के अंदर जो यूनिटी है उसको कहीं ना कहीं हम क्या करें, बढ़ावा देते रहे। इसलिए हमारी कंट्री के अंदर आपको क्या है, सिंगल सिटीजनशिप कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। बाई क्रेमिकल लेजिस्लेटिव, यानी कि बहुत हमारी कंट्री के अंदर में जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के अंदर में दो हाउसेस देखने को मिलेगा, अपर हाउस राज्यसभा और लोअर हाउस देखने को मिलेगा, जिसे हम लोकसभा कहते हैं। तो जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं स्टेट के, वो उनको अलाउ किया जाता है कि वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, किसके लिए, फेडरल गवर्नमेंट्स के लिए। तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी कि जो कि बताता है कि हमारी कंट्री में क्या है, फेडरलिज्म है। फिर देखिए यूनिटरी फीचर्स की बात करते हैं। हमारी कंट्री के अंदर में कुछ यूनिटरी फीचर्स भी है, जैसे स्ट्रॉन्ग सेंटर, सेंट्रल को क्या रखा गया, स्ट्रॉन्ग रखा गया है। तो जैसे बहुत से पावर्स हैं जो कि सेंट्रल के फेवर में, जैसे एग्जांपल की बात करते हैं, जो भी हमारा यूनियन लिस्ट है, यूनियन लिस्ट के अंदर में जो भी आइटम्स आते हैं उसमें सेंट्रल कानून बना सकता है, सेंट्रल के पास ज्यादा स्ट्रॉन्ग पावर रहता है। और स्टेट की बात करते हैं तो स्टेट के पास जो सब्जेक्ट है, स्टेट के मुकाबले सेंट्रल के पास ज्यादा पावर रहता है कि वो कानून बना सकते हैं। सब्जेक्ट अगर हम स्टेट की बात करते हैं तो स्टेट को लिमिटेड ही सब्जेक्ट दिए गए हैं ताकि जिसमें वो कानून बना सकते हैं। या जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए कि कॉन्स्टिट्यूशंस में अगर अमेंडमेंट लाने का जो प्रस्ताव है वो सिर्फ सेंट्रल ला सकती है, स्टेट नहीं ला सकती है। हाँ, स्टेट की जो रिकमेंडेशंस होती है, हाल अगर हम स्पेशल मेजोरिटी की बात करते हैं तो उसमें जरूरत पड़ती है मेजोरिटी के लिए, वो बात अलग है। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो बिल आता है या कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना हो तो वो सेंट्रल के द्वारा ही लाया जा सकता है, स्टेट द्वारा नहीं लाया जा सकता। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। उसके बाद देखिए इमरजेंसी प्रोविजन की बात करते हैं। तो इमरजेंसी प्रोविजन हमारी कंट्री में 3 तरीके की इमरजेंसी की बात करता है। जैसे हो गया एक तो नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और फिजिकल, यानी कि जिसे हम वित्त आयोग, यानी कि जिसे हम कहते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी। इन 3 कंडीशंस में जो पावर होते हैं वो स्ट्रांग हो जाती है सेंट्रल पे। नेशनल इमरजेंसी पूरे देश में लगा दिया जाता है। स्टेट इमरजेंसी जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनरीज फेल हो जाते हैं तो वहाँ पे प्रेसिडेंट के द्वारा स्टेट इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया जाता है और सारा कंट्रोल हो जाता है गवर्नर के हाथ में। और गवर्नर किसको रिप्रेजेंट करता है स्टेट के अंदर में, तो सेंट्रल को। तो सारी पावर किसके पास आ जाती है, सेंट्रल के पास आ जाती है। तो सेंट्रल कंट्रोल करने लगता है जो भी स्टेट ऑटोनॉमी है। तो वहां पे क्या होता है, हमारे सारे फंडामेंटल राइट भी सस्पेंड हो जाते हैं। स्टेट इमरजेंसी में नहीं होता है, ये मेनली होता है नेशनल और फाइनेंशियल इमरजेंसी में। नेशनल इमरजेंसी तब लगाई जाती है जैसे वॉर की कंडीशंस होती है। इस कंडीशंस में हम क्या करते हैं, नेशनल इमरजेंसी लगाते हैं। तो अब हमारे सारे फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाते हैं, एक आर्टिकल 20 एंड 21 को छोड़ करके। उसके बाद सारे आर्टिकल हमारी क्या होते हैं, सस्पेंड हो जाते हैं उस टाइम पे। तो जो स्टेट की ऑटोनॉमी होती है वो भी फिर क्या होती है, खत्म हो जाती है। यहाँ पे मैं एक सवाल आपसे और पूछूंगा, आपको वो स्टेट का नाम बताना जहाँ पे सबसे ज्यादा क्या लगाई गई है, स्टेट इमरजेंसी लगाई गई है, उस स्टेट का नाम आपको बताना है। उसके बाद देखिए गवर्नर रोल। गवर्नर रोल की बात करते हैं, हर एक स्टेट में आपको क्या है, गवर्नर देखने को मिल जाएगा। देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी कहा गया है कि एक गवर्नर, एक या 2 से ज्यादा स्टेट का क्या हो सकता है, गवर्नर हो सकता है। तो सेंट्रली क्या करता है, हर एक स्टेट में अपने गवर्नर्स को अपॉइंट करता है। और जो भी स्टेट गवर्नमेंट काम करती है तो वो किसके अंडर में रह करके काम करते हैं, फिर गवर्नर के अंडर में रह करके काम करते हैं। जैसे हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है कोई भी चेंजेस करेगी, अगर कोई भी लॉ बना रही है, कानून बना रही है, तो उस पर प्रेसिडेंट का साइन जरूरी होता है। उसी तरीके से स्टेट में कोई भी कानून बन रहा है तो उसमें गवर्नर के नाम पे ही किया जाता है। और गवर्नर किसको रिप्रेजेंट करता है स्टेट में, सेंट्रल को करता है। तो कहीं ना कहीं एक ऑटोनॉमी ही दिखाती है, ऐसे सिचुएशंस ऑटोनॉमी दिखाती है। तो जो सेंटर, अगर गवर्नर की बात करते हैं तो वो सेंटर का क्या होता है, एक एजेंट होता है, एजेंट के रूप में तरीके से काम करता है।
तो जिसकी वजह से कई बार हमें क्या देखने को मिलता है, स्टेट के चीफ मिनिस्टर यानी कि जो लोगों के द्वारा इलेक्ट होकर के आए हैं और सेंट्रल के द्वारा जो अपॉइंट किए हो जाते हैं गवर्नर, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। तो जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इसका जो इम्पैक्ट पड़ता है वो स्टेट के ऑटोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये आपको देखने को मिलेगा हमारी कंट्री में कुछ फेडरलिज्म में यूनिटरी सिस्टम भी नजर आएगा। कुछ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करते हैं। कोऑपरेटिव जैसे कि अगर हम बात करते हैं जहाँ दोनों लेवल की गवर्नमेंट जो होते हैं वो एक साथ मिलकर के काम करते हैं। मैकेनिज्म जैसे हम इंटर स्टेट काउंसिल की बात करते हैं या नीति आयोग की बात करते हैं, फाइनेंस कमीशन की बात करते हैं। तो ये जो प्रमोट स्टार्टअप सेटअप किया गया था वो किसके लिए प्रमोट किया गया था, ताकि स्टेट और सेंट्रल के बीच में जो कोऑपरेशन है उसको हम क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप जीएसटी देख सकते हैं, यानी कि जो हमारा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, एक एग्जाम्पल है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का, जिसमें सेंट्रल और स्टेट दोनों क्या करते हैं, अपने जो रेवेन्यूज होते हैं वो शेयर करते हैं और कहीं ना कहीं वो बैलेंसिंग करते हैं जो भी हमारा फाइनेंशियल पावर होता है। उसके बाद देखिए कुछ चैलेंजेस और इवोल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। चैलेंजेस में क्या है, अगर हम बात करते हैं कुछ चैलेंजेस क्या है कि जो रीजनलाइज्म है और एक जो लैंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है वो चैलेंज निकल के आता है। क्यों? क्योंकि देखिए बहुत से ऐसे स्टेट है, जैसे हम आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो वो लैंग्वेज के बेसिस पे क्या है स्टेट बनाए गए। तो बहुत से स्टेट जो लैंग्विस्टिक के बेसिस पे जो बनाए गए तो उनका अपना क्या होता है, एक रीजनल डिमांड होता है। तो जिसकी वजह से कई बार क्या है सेंट्रल और स्टेट के बीच में जो पॉलिसीज के रिगार्डिंग होता है वो आपको कलेश देखने को मिलेगा, उसके बीच में कलेश देखने को मिलेगा। तो कई बार होता है जो स्टेट कानून बनाती है तो सेंट्रल उसके अगेंस्ट बात रखकर उसके अगेंस्ट में रहती है कि नहीं ये पॉलिसी हमारे रीजनल रिक्वायरमेंट डिमांड को फुलफिल नहीं कर पा रहा है, चेंजेस। तो कहीं ना कहीं सेंट्रल और स्टेट के रिलेशन में कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। तो ये एक चैलेंज के रूप में निकल के आता है हमारे फेडरलिज्म के लिए। या कई बार हम इकोनॉमिक इनइक्वालिटी अमंग स्टेट्स की बात करते हैं, जैसे बहुत से स्टेट्स हैं जहाँ पे अगर हम बात करते हैं जो इकोनॉमिक जो इनइक्वालिटीज है ज़्यादा होने की वजह से, तो इसके रिगार्डिंग में क्या है कि इसको बैलेंस करने के लिए, फिजिकल सपोर्ट को बैलेंस करने के लिए सेंट्रल ने क्या किया, फाइनेंस कमीशन और प्लानिंग कमीशन को हटा करके जो कि आज के टाइम पे नीति आयोग है उसके जैसे बॉडीज को क्या है बिल्डअप किया है। तो फ्रेंड्स यही था हमारा आज का डिस्कस, जिसमें हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भी आंसर डिस्कस किया और थोड़ा सा बैकग्राउंड जाकर के डिस्कस किया इसका कॉन्सेप्ट के बेसिस पे। अगर आपको और बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे समझना है तो आप एनसीईआरटी से समझना स्टार्ट कीजिए और तब जाकर के आप एम लक्ष्मीकांत की बुक को पढ़िए, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्लास में जो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 14 होगा, जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि एक्सप्लेन करना है कि ऐसे कौन कौन से रीजन है जिसकी वजह से आज के टाइम पे जो PIL है यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन से हमारे देश के अंदर में वो ग्रोथ हुआ है, उसमें ग्रोथ देखने को मिला है। और आपको ये भी बताना है कि इसके रिजल्ट में हमें क्या देखने को मिलता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी जो पावर है यानी कि जो पावरफुल जुडिशरीज है वो ज़्यादा इमर्ज हुई है, ज़्यादा उभर करके निकली है। ये आंसर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। यदि आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आ रही है, सीरीज आपको अच्छा लग रहा है डेली यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप अपना फीडबैक भी दे सकते हैं मेरे आंसर्स को कि हाँ मेरे आंसर में क्या कमी है, कितने पॉइंट्स मिलने चाहिए, तो आप वो भी बता सकते हैं। इस तरीके से हमारा मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस चलता रहेगा। वीडियो के रिगार्डिंग में कोई भी सजेशन देना है कमेंट बॉक्स ओपन है, आप वहाँ पे भी दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, टेक केयर, जय हिंद।